नमस्कार। इस खास विश्लेषण में एक बेहद नाटकीय और उलझे हुए वैवाहिक विवाद के जरिए हमारे संविधान की एक बहुत ही गहरी और असाधारण शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक शादी के टूटने की नहीं है, ये दिखाती है कि कैसे एक आम सा पारिवारिक विवाद बढ़ते बढ़ते देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे तक पहुंच सकता है। चलिए सीधे इस कहानी के क्लाइमैक्स से ही शुरुआत करते हैं। तारीख थी 25 दिसंबर 2022। एक पति को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका जाते समय अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। वजह एक लुकआउट सर्कुलर, जिसकी वजह से उसे लगभग 1 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। सुनने में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन ये असल जिंदगी की एक घटना है। और मजे की बात ये है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक बाकायदा ऑफिशियल प्रलेखित कानूनी रिकॉर्ड है। ये एक ऐसी असल कानूनी जंग है जो निचली अदालतों से शुरू होकर सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची। तो आखिर मामला इतना आगे कैसे बढ़ा, इसे समझने के लिए इस बेहद छोटी और उथल-पुथल भरी शादी की टाइमलाइन पर एक नज़र डालना ज़रूरी हो जाता है। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि इस रिश्ते की टूटने की रफ्तार कितनी तेज थी। सोचिए, जुलाई 2021 में जिस शादी की शुरुआत हुई वो 2022 के शुरुआती महीनों में ही अलगाव में बदल गई, और उसी साल दिसंबर आते आते ये पूरी तरह से एक भयंकर कानूनी युद्ध में तब्दील हो गई। अगर दोनों के बैकग्राउंड को थोड़ा खंगाले तो पता चलता है कि दोनों ही उच्च शिक्षित और काफी समझदार व्यक्ति हैं। और हाँ, दोनों की ही ये दूसरी शादी थी, लेकिन पारिवारिक तालमेल और पैसों के मुद्दों पर ऐसा तीखा टकराव हुआ कि ये रिश्ता बहुत जल्दी ही दम तोड़ गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ अच्छी एजुकेशन और अनुभव होना किसी रिश्ते के सफल होने की गारंटी बिल्कुल नहीं होता। अब इस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये साफ होगा कि कैसी ये छोटी सी अनबन मुकदमों के एक बड़े पहाड़ में बदल गई। कानूनी रिकॉर्ड को देखकर थोड़ा सिर चकरा सकता है। जरा सोचिए, महज 1.5 महीने के छोटे से अंतराल में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 अलग अलग तलाक की याचिकाएं दायर की गईं। पहले एक याचिका वापस ली गई, फिर आपसी सहमति वाली याचिका समय सीमा पूरी न होने के कारण खारिज हो गई, और फिर तीसरी बार क्रूरता यानी क्रुएलिटी का हवाला देते हुए याचिका दायर की गई। इस पूरे मामले को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से समझने के लिए हमें तराजू के दोनों पड़लों को देखना होगा। पति का दावा है कि उसे गंभीर वित्तीय ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। वहीं दूसरी ओर पत्नी का आरोप है कि उसके साथ भेदभाव हुआ, उसे छोड़ दिया गया और पति की जिंदगी से उसे पूरी तरह मिटाने की एक सोची समझी कोशिश की गई। यहाँ मकसद किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि दोनों के दावे एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग है। तो अब सवाल ये उठता है कि पुणे और भोपाल तक सीमित ये एक आम सा पारिवारिक विवाद अचानक भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे पहुँच गया। हुआ कुछ यूँ कि जब पत्नी अपने तलाक के मामले को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रही थी, उसी बीच पति ने एक बहुत ही विशेष संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए एक अर्जी लगा दी। इस अर्जी का सीधा सा मकसद था इस शादी को बिना किसी देरी के तुरंत खत्म करना। और बस यहीं से ये चर्चा एक बहुत बड़े और व्यापक स्तर पर पहुंच जाती है। अब हम उस असाधारण शक्ति को डिकोड करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। अगर हम बहुत ज्यादा जटिल कानूनी भाषा में ना जाएं, तो संविधान का अनुच्छेद 142(1) मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय को एक कोर्ट ऑफ इक्विटी यानी न्याय की अदालत में बदल देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अदालत के पास पूर्ण न्याय या कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सामान्य और तय कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके सीधे फैसले सुनाने की एक अभूतपूर्व शक्ति आ जाती है। शिल्पा शालेश मामले का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, जो ये तय करता है कि अनुच्छेद 142(1) के तहत अदालत तलाक को मंजूरी दे सकती है, भले ही पति या पत्नी में से कोई एक इसके सख्त खिलाफ ही क्यों न हो। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, अदालत को ये पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि शादी अब भावनात्मक रूप से हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, यानी ये इमोशनली डेड हो चुकी है और अब इसमें बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अदालत बस आंख मूंदकर ये फैसला दे देती है। इसे लागू करने से पहले कई सख्त पैमानों को तौलना पड़ता है, जैसे कि वो कितने समय साथ रहे, एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए गए, और सबसे जरूरी बात, जो पक्ष तलाक का विरोध कर रहा है क्या उसके लिए एक उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ते का प्रावधान किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी के साथ अन्याय ना हो।
जो बात हमें तार्किक रूप से इस पूरे विवाद के सबसे गर्मागर्म और तीखे पहलू की ओर ले जाती है, और वो है पैसा। पति का आरोप है कि पत्नी ने आपराधिक मामलों की धमकियों के साथ साथ पैसों की अपनी मांग को 25 करोड़ रुपए के चौंकाने वाले आंकड़े तक बढ़ा दिया। जी हाँ, 25 करोड़। और यहीं से इस लड़ाई के बीच एक बहुत बड़ी वित्तीय खाई पैदा हो गई, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगा। दोनों की वित्तीय उम्मीदें एक दूसरे से किस कदर अलग हैं, ये देखकर वाकई हैरानी होती है। एक तरफ पत्नी एक 20 साल पुरानी शादी के बराबर की हिस्सेदारी मांग रही है, जो कथित तौर पर पति की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना है कि उनकी शादी तो सिर्फ 3 महीने चली है, कोई साझा संपत्ति बनी ही नहीं, इसलिए वो 20 से 40 लाख के बीच का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देने की पेशकश कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्थिति का आकलन करने का काम पुणे की एक फैमिली कोर्ट को सौंपा, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए इस मामले को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक मुश्त 10 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की। अब जब हमने इस विवाद के व्यापक कानूनी ढांचे और इसके सूक्ष्म मानवीय ड्रामे दोनों को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए इस कहानी के अंतिम और अनसुलझे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की। अप्रैल 2024 में एक रिटायर्ड जज की देखरेख में मध्यस्थता यानी मीडिएशन की प्रक्रिया भी शुरू करवाई गई, लेकिन बदकिस्मती से ये कोशिश पूरी तरह से विफल रही। कोई आपसी सहमति नहीं बन पाई और पति ने आगे किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। अब हालात ये हैं कि इस रिश्ते में आई दरार इतनी गहरी हो चुकी है कि उसकी मरम्मत अब किसी भी हाल में मुमकिन नहीं दिखती। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई शादी इतनी जल्दी और इतनी आक्रामकता के साथ टूट जाती है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत पूर्ण न्याय हासिल करने के लिए समानता के तराजू को कैसे संतुलित करती है? क्या कानूनी अफरा तफरी को खत्म करने के लिए इस छोटी सी शादी को तुरंत भंग कर देना चाहिए, या फिर नियमों के तहत पारंपरिक तलाक की लंबी प्रक्रिया से गुजरने के लिए छोड़ देना चाहिए? यहाँ पूर्ण न्याय वास्तव में कैसा दिखता है? इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज के इस खास विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।